बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर स्किल्स के 5th ऑनलाइन लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों का टीचर अली हैदर आप लोगों के सामने न्यू स्लाइड्स लेकर आया हूं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे पास वो एक 0 एंड 1 की लैंग्वेज पे समझती है, जिसका मतलब हमारे पास 0 का मतलब हमारे पास ऑफ है और 1 का मतलब हमारे पास ऑन है। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर हमारे पास एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से बना, जिसका मतलब कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशंस ये नहीं कि कंप्यूटर हमारे पास एक चीज़ों को हमारे पास कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करके उसका रिज़ल्ट हमारे पास प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिस्कस किया। हिस्ट्री को डिस्कस करने के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट कंप्यूटर की हिस्ट्रीज़ को, जो मैकेनिकल डिवाइसेस थी, वो हम लोगों ने देखी। कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ को ज़्यादा फोकस किया कि कंप्यूटर को बनाने का मकसद कंप्यूटर का इंसान का अपना फ़िज़िकल और मेंटल लेबर को कम करना था। तो इंसान काफ़ी हद तक अपने फ़िज़िकल और मेंटल लेबर को कम करने में कामयाब हुआ और उसने कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस बहुत ही अर्ली ज़माने के अंदर, यानी 3000 BC के अंदर बनाना उसने शुरू कर दी थी। तो जो पहली मैकेनिकल डिवाइस थी हमारे पास, वो हमारे पास थी एबेकस। एबेकस के बाद हम लोगों ने देखा, उसके बाद फिर उसने नेपियर बोन्स हमारे पास बना। नेपियर बोन्स के बाद हमारे पास पास्कल्स एडिंग मशीन बनी। तो वो सारी जितनी भी मशीन थी वो हमारे पास मैकेनिकल मशीन थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर की इन्वेंशन की तरफ देखा कि चार्ल्स बेबेज ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, एक फर्स्ट एनालिटिकल इंजन और फर्स्ट एनालिटिकल कंप्यूटर बनाने का। उनका वो कॉन्सेप्ट 153 ईयर्स के बाद जो है लंदन की एक यूनिवर्सिटी के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कॉन्सेप्ट बनाया गया और उसके ऊपर जो है फिर उन्होंने काम शुरू किया, तो वो बन गया जो हमें चार्ल्स बेबेज ने दिया। तो इस तरह हम लोगों ने चार्ल्स बेबेज को द फादर ऑफ द कंप्यूटर के टाइटल से जाना, जो एक बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बेबेज। उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर की जनरेशन्स को डिस्कस करना शुरू किया। जो हमारा टॉपिक आजकल का हमारे पास चल रहा है वो है हमारे पास जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कि हम लोगों ने कंप्यूटर को डिफरेंट जनरेशन्स के अंदर डिवाइड किया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इंसानों के अंदर जो जनरेशन्स बनाई गई हैं, जो अभी हमारी करंट जनरेशन, एक्स जनरेशन एंड वाई जनरेशन, इस तरह की जनरेशन्स चल रही हैं, तो ये जनरेशन गैप एक्चुअली उस दौर में यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट, उस दौर में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी की बेसिस पे बनाया गया है। जैसा कि हमसे पुराने और जो पिछले हमारे अजदाद थे, आबाओ अजदाद थे, वो आज की टेक्नोलॉजी, अगर आज का मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा दिया जाए तो वो इसके ऊपर इतना फोकस और इतना अबूर नहीं रखते जितना कि आजकल की हमारी जनरेशन रखती है। तो हमारे पास बीच में जो जनरेशन गैप आई, इसी की वजह से हम लोगों ने इंसानों के अंदर जो है इस जनरेशन को बनाया। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर जो जनरेशन्स बनाई गई, वो भी इसके अंदर यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी की बेसिस के अंदर जो है वो बनाई गई। जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों ने कहा कि 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने कंप्यूटर को डिफरेंट जनरेशन्स के अंदर डिवाइड किया। पहली जनरेशन हम लोगों ने, जो कंप्यूटर की जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको जो हम लोगों ने नेमिंग्स दे दी, वो सिंपल नेम्स है हमारे पास। और 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। नेमिंग्स इसके अंदर जो हमारे पास थी वो थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हर एक जनरेशन ने अपने अपने टाइम में डिफरेंट जो है वो यूज़ किया, अपना एक टेन्योर, अपना एक जो है पीरियड उन्होंने स्पेंड किया। और वो पीरियड स्पेंड करने का मकसद उनका यही था कि इसके अंदर हमारे पास 3 रीज़न्स थे जिसके बेसिस पे हम लोगों ने कंप्यूटर की जनरेशन्स को डिवाइड किया। पहला जो रीज़न था, द मेन कंपोनेंट विच वर यूज्ड इन दैट कंप्यूटर्स। जो इस कंप्यूटर के अंदर एक मेन कंपोनेंट जो है वो यूज़ होता था, वो ऑब्वियसली बाकी सारी जनरेशन से कम्प्लीटली डिफरेंट होता था, इसलिए हम लोगों ने जो है कंप्यूटर को इस जनरेशन के अंदर डिवाइड किया। दूसरा जो इसका हमारे पास मेन कंपोनेंट था, वो इसके अंदर हमारे पास साइज़ था। हमारे पास पहली जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन निकल रही थी, या तो उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता था या उसका साइज़ जो था छोटा हो जाता था, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट विच वर यूज्ड इन दैम। ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन से जो था वो डिफरेंट हो जाता था। रीज़न उसका यही था कि वो या तो उसका जो साइज़ ज़्यादा हो गया या उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट था वो चेंज हो जाता था।
अच्छा, जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन था जिस बेसिस पे हम लोगों ने कंप्यूटर की जनरेशन्स को जो था डिवाइड किया था, वो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है हमारे पास इसके कैलकुलेशन का जो मेथोडोलॉजी है कि वो रेट क्या है, द रेट ऑफ देयर कैलकुलेशन, वो कितने टाइम के अंदर हमारे पास कितनी जल्दी कैलकुलेशन करके हमें देता है। तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट जनरेशन जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन सेकंड से ज़्यादा तेज़ कर रहा है, फोर्थ जो है थर्ड से ज़्यादा कर रहा है, और फिफ्थ जनरेशन वो तो एक सबसे ज़्यादा कर रहा होगा इन बाकी सारी जनरेशन से। तो ये 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहला पॉइंट सॉरी हमारे पास इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट यूज़ हो रहा था वो, दूसरा पॉइंट हमारे पास इसका साइज़, तीसरा पॉइंट इनकी कैलकुलेशन की जो पावर थी, जो रेट ऑफ देयर कैलकुलेशन था, उस बेसिस पे, इन 3 बेसिस पे हम लोगों ने कंप्यूटर की जनरेशन्स को डिवाइड किया। तो जो पहली जनरेशन हमारे पास निकली वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसने अपना टेन्योर 1942 से 1959 तक जो था वो स्पेंड किया। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने देखा उसके अंदर हमारे पास वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, और उस कंप्यूटर का नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर्स का नाम दिया, ENIAC के नाम से उसको हम लोगों ने जाना, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर बनाया गया। उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट यूज़ हो रहा था वो वैक्यूम ट्यूब था, उसका साइज़ हमारे पास 30 टन्स था, जो एनर्जी कंजम्पशन थी उसकी हमारे पास 150 किलोवाट थी, और जो थर्ड पॉइंट जिसके बेसिस पे हम लोग जनरेशन को डिवाइड कर रहे हैं वो थी 5000 एडिशंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो पर सेकंड के हिसाब से हमें करके दे रहा था। फिर डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने हमें उसके अंदर स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया, और वो स्टोरिंग कंप्यूटर हमारे पास यूनिवैक कंप्यूटर्स जो थे वो कहलाए, जो कि 24 घंटे के लिए काम हमारे पास कर सकते थे। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ड्रॉबैक्स हमारे पास ये थे कि ये हीटिंग इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, हीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी, दूसरा ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बल्कि थी, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हमारे पास मुश्किल था, ठीक है। और क्योंकि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर कोई भी अगर ट्यूब 12,041 वाली ट्यूब ख़राब हो गई तो 18,000 के अंदर ये वाली ट्यूब ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, और इसको मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। और इसका साइज़ ऑब्वियसली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 30 टन्स का जो था हमारे पास, यानी 30,000 kg का हमारे पास जो पहला कंप्यूटर था वो था। तो ये हमारे पास अभी पिछले लेक्चर की समरी मैंने आप लोगों से डिस्कस की। ऑब्वियसली आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। डिस्कस हम लोग कर रहे हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर को जनरेशन्स के अंदर डिवाइड करने के 3 मकासद थे। एक उनके अंदर यूज़ होने वाला मेन कंपोनेंट, दूसरा उनका साइज़, तीसरा उनका कैलकुलेशन पावर। तो जो मेन कंपोनेंट हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर यूज़ हुआ वो था हमारे पास ट्रांजिस्टर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग फोकस करें स्लाइड का, जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांजिस्टर्स वाज इन्वेंटेड इन 1942। ये ट्रांजिस्टर क्या है हमारे पास? ट्रांजिस्टर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्वेंट किया। उन्होंने ऑब्वियसली शायद अपने मकसद के लिए इन्वेंट किया, लेकिन कंप्यूटर जो इंजीनियर्स थे, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ से बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा उठाया और इस चीज़ को यूज़ किया, जो कि अब हम लोग वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी को इग्नोर करके हम लोग जो थे ट्रांजिस्टर्स बना रहे थे। ट्रांजिस्टर क्या है हमारे पास? ट्रांजिस्टर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, छोटा सा कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए कंप्यूटर के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेंट किया, ठीक है। ऑब्वियसली जो हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसके अंदर मेन कंपोनेंट जो था वो अब हमारे पास ट्रांजिस्टर था। वैक्यूम ट्यूब से चेंज होकर हम लोग ट्रांजिस्टर के अंदर आ चुके थे। अब ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या है? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिस्टर। पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास ट्रांजिस्टर की है, ट्रांजिस्टर हमारे वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। ये हमारे ट्रांजिस्टर की पहली प्रॉपर्टी है। अब वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई भी वीक सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम लोग कहीं पे भी एक सिग्नल भेज रहे हैं और वो जाते जाते रास्ते में वीक हो गया है, और हम लोग उस सिग्नल को ज़्यादा और तेज़ी से दोबारा से हम लोग उसको एम्पलीफाइड फॉर्म के अंदर ला रहे हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो इस कंपोनेंट के अंदर थी, जो इस वक्त आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो डिवाइस आप लोग देख रहे हैं 3 टर्मिनल्स वाली, इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। और इसका जो मेन काम था वो यही था कि ये हमारे पास
वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता था। अब वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का की एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं। जिस तरह हम लोग स्पीकर यूज़ करते हैं सॉन्ग सुनने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम लोग जो है स्पीकर यूज़ करते हैं, तो स्पीकर क्या करता है, वीक सिग्नल होता है, आवाज़ नीची होती है, आवाज़ थोड़ी होती है, वो उस आवाज़ को ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है हमारे तक फिर पहुंचाता है, ज़्यादा लाउड करता है, ज़्यादा उसको एम्पलीफाई करता है। सिमिलरली जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर रहा है। अब वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का मकसद क्या था कि हम लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर हमारे पास हमारे इनपुट को रिसीव करता है, हमारे इनपुट को लेता है, इनपुट को लेने के बाद हमारे उस इनपुट को ये जो है एम्पलीफाई करता है, ठीक है, एम्पलीफायर के तौर पे जो है यूज़ करता है। अगर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर जो लास्ट हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसके अंदर हमारे पास मेन मसला ही यही था कि जब हमारे 18,000 ट्यूब के अंदर जो हम लोगों ने उसको इनपुट दिया होता था तो वो पहुँचते पहुँचते काफ़ी वीक हो चुका होता, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने में। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ट्रांजिस्टर इन्वेंट हो चुके हैं, ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी यही है कि ये वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर रहा था, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास ट्रांजिस्टर की? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ट्रांजिस्टर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। क्या है? ट्रांजिस्टर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे पास क्या होता है? जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास जो एक मैटर होता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मैस इज नोन एज मैटर। और मैटर की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं कि मैटर कैन बी अ कंडक्टर, मैटर कैन बी अ नॉन कंडक्टर और मैटर कैन बी अ सेमी कंडक्टर। जिस तरह हमारे पास ट्रांजिस्टर है, एक मैटर है और वो एक हमारे पास सेमी कंडक्टर मटीरियल है। कंडक्टर मैटर या कंडक्टर चीज़ें कौन सी होती हैं, कौन सी चीज़ हमारे पास कंडक्टर होती है, कौन सी नॉन कंडक्टर होती है, मैं आप लोग को बताता हूँ। कंडक्टर हमारे पास वो चीज़ होती है जिससे हमारे पास एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो पहुंच सके या जा सके, ठीक है। हर वो चीज़ जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट, जब हम लोग एक एंड को हीटअप करें, एक एंड को हम लोग हीटअप करें तो दूसरे एंड तक जो है वो हीट पहुंच जाती है, या हम एक एंड से इलेक्ट्रिसिटी पास करें और दूसरे एंड तक वो इलेक्ट्रिसिटी करंट हमें मिलता है, तो इट मीन्स कि वो जो मैटर है, वो जो चीज़ है, वो हमारे पास कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास स्टील हो गई, आयरन हो गई। आप लोग स्टील के एक एंड से को हीटअप करें तो दूसरे एंड तक आप लोगों तक हीट पहुंच जाती है। सिमिलरली आप इसी तरह स्टील को एक एंड से, आयरन को एक एंड से आप जो है करंट दें तो दूसरे एंड तक जो है वो करंट आप लोगों को मिलता है और पहुंचता है। तो इट मीन्स आयरन और ये जो है हमारे पास कंडक्टर मटेरियल है। नॉन कंडक्टर मटेरियल ऑब्वियसली हमारे पास कंडक्टर का जो है वो अपोजिट होगा, यानी हर वो चीज़ जो इसके एक एंड से दूसरे एंड तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट ना पहुंच सके। एग्जांपल इसकी हमारे पास प्लास्टिक हो सकती है, फोम हो सकता है, कोई भी कपड़ा हो सकता है। तो ये जो है हमारे पास क्योंकि हम एक एंड को हीट करें तो दूसरे एंड तक हीट नहीं पहुंचती। सिमिलरली हम लोग एक एंड से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो दूसरे एंड पे हमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो फील नहीं होता, तो इसको हम लोग जो है नॉन कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। अब ये सेमी कंडक्टर मटेरियल क्या है? सेमी कंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि इन बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है। यानी अगर हम उसके एक एंड को हीटअप करें तो दूसरे एंड तक कुछ हद तक हमें उसकी हीट फील होगी, और अगर हम एक एंड से इलेक्ट्रिसिटी या करंट उसको दें तो दूसरे एंड तक जो है हमें उसकी इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो बहुत हल्की फील होगी लेकिन बहुत हल्की फील होगी। तो इस किस्म के मटेरियल को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। वो मटेरियल जो कि इन बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर होता है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल या सेमीकंडक्टर जो है वो कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर की दूसरी प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर आ गई। अब सेमीकंडक्टर हम लोगों ने क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है या कंप्यूटर की जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो किस तरह यूज़ होता है, वो 0 and 1 की मेथडोलॉजी पे यूज़ होता है, ठीक है। 0 and 1 यानी 0 का मतलब हमारे पास ऑफ है और 1 का मतलब हमारे पास ऑन है।
तो इसके लिए हमें इतनी ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं। तो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है हमारे पास 0 और 1 और 0 1 जो है करता रहता है, क्योंकि कुछ हद तक उस तक हीट कुछ हद तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है और कुछ हद तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजिस्टर की क्या है कि ये जो है हमारे डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है। तो जो स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, अब यहाँ पे हमारे पास वो स्टोरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही थी। ठीक है, तो इन तीन कॉन्सेप्ट्स को, इन तीन प्रॉपर्टीज़ को जब कंप्यूटर इंजीनियर्स ने एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर देखा तो उसको रिप्लेस किया उन्होंने वैक्यूम ट्यूब से। जब उन्होंने रिप्लेस किया तो हमारे पास जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि स्मॉलर, मोर रिलायबल एंड कंज्यूम्स लेस पावर, उन्होंने ये चीज़ नोट की। उन्होंने नोट किया कि अब जहाँ पे हमारे पास 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लग रहे थे, वहाँ पे हमारे पास 1 डज़न, हाफ अ डज़न और 2 डज़न जो थे हमारे पास ट्रांजिस्टर्स जो थे उसको रिप्लेस कर रहे थे हमारे 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को। तो ऑब्वियसली उसी के साथ हमारे कंप्यूटर का जो साइज़ था वो छोटा हो गया। कंप्यूटर छोटा हो गया, छोटा होने के साथ वो हमारे पास और रिलायबल हो गया, क्योंकि अगर हम लोग वैक्यूम ट्यूब का कोई भी नंबर ख़राब हो रहा था तो उसको ढूंढने में, उसकी मेंटेनेंस में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट साइंटिस्ट की भी ज़रूरत होती थी कि उनको पता लगा सकें कौन सा वैक्यूम ट्यूब ख़राब हुआ। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास ट्रांजिस्टर्स रिप्लेसमेंट हमारे पास ज़्यादा आसान हो रही थी। और ऑब्वियसली जहाँ पे 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स वो यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे अगर हमारे पास 24 या 1 डज़न हमारे पास ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं तो वो अब हमारे पास जो पावर कंजम्पशन है उसकी लो हो गई थी। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सेकंड जनरेशन्स के अंदर। पहला पॉइंट, जो मेन कंपोनेंट है वो ट्रांजिस्टर था। दूसरा, उसका साइज़ क्या था हमारे पास, उसका साइज़ हमारे पास और भी स्मॉलर हो गया था, वो और भी रिलायबल हो गया था और उसकी हीटिंग जो थी वो कम हो गई थी, कंज्यूम लेस पावर। ठीक है, और उसकी ऑब्वियसली हीट प्रॉब्लम हमारे पास ख़त्म हो गई थी। थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास, थर्ड पॉइंट था हमारे पास उसका रेट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, वो कितनी देर में हमारे पास कैलकुलेशन करता था। तो वो थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारे पास हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट जिस तरह हमारे पास सिंगल ऑपरेशन इन माइक्रो सेकेंड्स में करके आज आपको दे रहा था। अब अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो हमारे पास 5,000 ऑफ सिंपल एडिशंस, 5,000 ऑफ एडिशंस और हंड्रेड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक सेकंड के अंदर करके दे रहा था। लेकिन अब हमारे पास जो कंप्यूटर था वो सिर्फ एक सिंगल ऑपरेशन के अंदर, डियर स्टूडेंट्स याद रखें यहाँ पे ऑपरेशन की बात हो रही है, यानी उसके अंदर हमारे पास एडिशन भी आ रही है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, उसके अंदर हमारे पास लॉजिक भी आ रही है, उसके अंदर हमारे पास अरिथमेटिकल कैलकुलेशन भी आ रही है। कंप्लीट एक ऑपरेशन अब वो सेकंड्स के अंदर नहीं, सेकंड के 10वें और 100वें हिस्से के अंदर जो था हमारे पास करके दे रहा था, यानी माइक्रो सेकंड्स के अंदर हमारे पास करके दे रहा था एक सिंगल ऑपरेशन। तो ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बहुत ही बेहतरीन हो गया था हर लिहाज से। उसके अंदर हमारे पास हीटिंग की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई, उसके साइज़ का प्रॉब्लम भी हमारे पास ख़त्म हो गया, उसकी रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम भी हमारे पास ख़त्म हो गया, और अब उसकी कैलकुलेशन का प्रॉब्लम भी हमारे पास ख़त्म हो गया था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की तरफ हम लोग अपना चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर डेटा। ऑब्वियसली हम लोगों ने तो ये प्रॉपर्टी के अंदर ही डिस्कस किया है ट्रांजिस्टर की, कि ट्रांजिस्टर जो है वो हमारे पास कैपेबल है डेटा मोर, और ज़्यादा डेटा स्टोर करने के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी है डेटा स्टोरिंग की। तो अब हमारे पास जो आउटपुट्स हमारे पास आ रहे थे वो अब हमारे पास स्टोर भी हो रहे थे। एंड ऑब्वियसली जहाँ पे 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स हों, और जहाँ एक तरफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स हों और 150 किलोवाट पावर उसके अंदर जो है जा रही हो इलेक्ट्रिसिटी, और एक तरफ जो है हमारे पास सिर्फ 24 दाने छोटे छोटे ये ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हो, तो हमारे पास वहाँ पे हीटिंग की प्रॉब्लम भी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था हमारे पास सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। जो मेन कंपोनेंट था वो था ट्रांजिस्टर, इसका साइज़ हमारे पास स्मॉलर हो गया था, ये मोर रिलायबल और कंज्यूम्स लेस पावर हो गया था। माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ही हमारे पास अब ऑपरेशंस कर रहा था और हमारे पास डेटा भी स्टोर कर रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया। अब हम लोग कंप्यूटर की जो फाइनल शेप है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको बनने की तरफ पहुँच रहे हैं।
आज के लेक्चर के अंदर अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।